नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा लोगों तक रीच हो। इसमें मैं आपको एक ईज़ी फाइनेंशियल प्लान बनाऊँगा जिसमें आप सारे अपने फाइनेंशियल गोल्स जो आपके लाइफ के जो भी हैं, रिटायरमेंट गोल्स हैं, आपके बच्चों की मैरिज है या आपकी कार लेना है, आपको गाड़ी लेना है, जो भी आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, आप ईज़िली अचीव कर सकते हो। आप जस्ट मैं इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। पहला होगा आप सेविंग्स, दूसरा होगा आपका इमरजेंसी फंड, तीसरा होगा आपका इंश्योरेंस और चौथा होगा आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, हाउ यू हैव टू इन्वेस्ट एंड ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट यू नीड टू डू अ सेविंग्स। यू शुड सेव एटलीस्ट 20%। जैसे कि आप अपनी जो भी आपकी सैलरी आई, आपको 10,000 रुपीज आए या 1 लाख रुपीज आए, आप हो सके 20% उसको सेव कीजिए। अगर आप बोल रहे हो आपसे सेविंग्स पॉसिबल नहीं है, आपकी नीड्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपको अपना लाइफस्टाइल को कम करना पड़ेगा। और सेविंग से आपको एक और एडवांटेज मिल सकता है। अगर आप जल्दी से जल्दी, जितने आप यंग हो उतना आप जितना जल्द सेव करोगे उतना बेनिफिट है। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 20 साल के हो और आप अभी से सिर्फ 20,000 रुपये महीना बचा रहे हो और आप एक अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें आप सिर्फ 12% भी कमा रहे हो, वो आप जब रिटायर होंगे 60 ईयर्स में, वो आपको 20 करोड़ देगा। बट अगर आप सिर्फ 10 साल डिले करते हो और आप ये चीज 30 साल की उम्र में स्टार्ट करते हो, वो अमाउंट सीधा 6 करोड़ हो जाएगा। और अगर आप और डिले करते हो और आप 40 साल के हो जाते हो और आप 20,000 के हिसाब से 12% से सेव करते हो, तो आपको 60 ईयर में सिर्फ 2 करोड़ मिलेगा। तो आप देख रहे हो, ये इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, ब्याज पे ब्याज। जितना आप लेट करेंगे सेविंग्स को, जितना आप लेट करेंगे इन्वेस्टमेंट को, उतना आपका बेनिफिट कम मिलेगा। सिर्फ 10 साल कम करने से आपका बेनिफिट आधे से भी कम हो रहा है। तो इसे ध्यान में रखिए और सेविंग्स जितनी यंग एज में स्टार्ट करेंगे उतना दुगना आपको बेनिफिट मिलेगा। और आते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में मैं चाहूंगा एक इमरजेंसी फंड अपने पास रखें। जैसे कि ये जो कोविड सिचुएशन हुई है, जहाँ कोरोना वायरस हुआ है, बहुत जन लोग अपने घर बैठे, जॉब लूज हुआ है या सैलरीज नहीं मिली या डिलेज हुई है या कट हुए, बट आपके एक्सपेंसेस जो आपके मंथली रेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो सब जा रही है। तो उन सबको पे करने के लिए आपके पास कुछ लिक्विड में हाथ में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया। आपके पास 6 मंथ्स का, 6 महीने का खर्चा आपके पास लिक्विड हाथ में होना चाहिए। और आप ये कहाँ रख सकते हो, आप ये सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हो, या तो कोई बैंक अकाउंट आपको फ्लेक्सी एफडी बेनिफिट देती है, जहां आपका सेविंग का अमाउंट फ्लेक्सी डिपॉजिट बन जाता है और आपको डिपॉजिट का 6%, 5.5%, 7% तक के कोई कोई बैंक देती है। आप उसका फायदा भी, कोई कोई बैंक में स्विप अकाउंट करके नाम दिया जाता है, आप प्लीज ट्राई कीजिए, आपके बैंक में भी रहेगा। और इसमें एक और बात, रिसेंटली आपने देखा होगा एक पीएमसी बैंक है जो डिफॉल्ट हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे डिपॉजिटर्स ने पैसा अपना लूज किया था। तो एक डीआईजीसी स्कीम है एक गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन सारे बैंक्स को इंश्योरेंस देता है। बैंक्स उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रीमियम अमाउंट देती है। उसमें क्या होता है, जो भी आपके डिपॉजिटर्स हैं उनको अप टू 5 लाख तक इंश्योरेंस मिलता है। पीएमसी के पहले ये 1 लाख रुपीज था। 1993 से ये कभी चेंज नहीं हुआ था। जैसे ये पीएमसी डिफॉल्ट हुआ, गवर्नमेंट ने रियलाइज किया फरवरी 2020 में, उन्होंने चेंजेस लाई है और अब इंश्योरेंस आपको 5 लाख तक मिलेगा। तो आप जब भी कोई बैंक में रख रहे हो, कोई कॉर्पोरेटिव जो रिस्की लग रहा है अगर आपको, तो प्लीज ट्राई कीजिए एक अकाउंट होल्डर 5 लाख से ज्यादा उसमें लिक्विड नहीं रख। आते हैं हम तीसरे, इसमें इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस आपको दो तरीके हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक दूसरा है मेडिकल इंश्योरेंस। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आपको लाइफ इंश्योरेंस, आपके जो आपका लाइफ जो अर्निंग मेंबर है उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका भाई है या आप हो या आपके डैड है, उनका इंश्योरेंस होना चाहिए जो जॉब कर रहे हैं, जो अर्निंग मेंबर्स हैं, ना कि जो बच्चे हैं या जो हाउस वाइफ है। बिकॉज इंश्योरेंस का पर्पस है, अगर आपके अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाए तो भी फैमिली चलती रहनी चाहिए। तो इसमें कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका इनकम फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए है, तो हम इसमें रूल क्या है, आपका 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम, 10 गुना आपके सालाना इनकम की इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब 50 लाख तक। मगर अगर आप देखना चाहते हैं लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हेल्थ के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एजुकेशन एक्सपेंसेस बच्चों के बढ़ रहे हैं, तो इसमें एक अपर कर मैं बोलूंगा, आप 20 टाइम्स ऑफ आपके सैलरी का, एनुअल सैलरी का आप इंश्योरेंस करवाएं। मतलब अगर आपकी 5 लाख रुपए इनकम है तो आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवाएं। और अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लान होते हैं।
एंडोमेंट प्लान है, मनी बैक प्लान है और टर्म प्लान है। आई विल टेल कि आप टर्म प्लान में जाइए, वहाँ आपको प्रीमियम भी कम रहेगा और वहाँ आपको प्योर इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आप एंडोमेंट में जाते हो, वहाँ बहुत सारा अमाउंट आपका एक इन्वेस्टमेंट की तरह जाता है, बट वहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में कमीशन बहुत दी जाती है एजेंट्स को। तो अगर आप देखोगे कोई कोई प्रोडक्ट्स में तो 30% तक कमीशन दी गई है। तो इसमें क्या होता है, आपने अगर 20,000 रुपये अभी प्रीमियम पे किया तो उसमें क्या होता है, आपका 6,000 तो एजेंट को पास चले जाता है, उसमें से 14,000 ही आपका एक आपके आपके नाम पे, कंपनी के नाम पे डिपॉजिट होता है, जिसमें से इन्वेस्टमेंट भी होती है और आपका रिस्क कवर भी होता है। उसमें क्या होता है, आप अपना 6,000 यूज कर लेते हो सालाना प्रीमियम पे। पर टर्म प्लान में क्या होता है, अगर आप यंग हो और आप 1 करोड़ का ट्राई कर रहे हो लेने का, तो ये 5,000, कोई कंपनी 8,000 या 10,000 में दे जाती है। तो इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा प्रीमियम सेव होता है और आप इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेटली एनालाइज कर पाते हो और कमीशन भी आपका बचता है। आते हैं हमारे दूसरे पार्ट में जो है मेडिक्लेम। मैं मेडिक्लेम बोलूंगा, आप 5 लाख तक ट्राई कीजिए एंड इट शुड कवर एवरीबडी, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रंस, योर पेरेंट्स, यू, एवरीबडी शुड बी कवर्ड। इट शुड बी अराउंड 3 to 5 lakhs। मगर अगर आजकल की अगर आप हेल्थ एक्सपेंसेस देखोगे तो बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशन है, बहुत सारे मेडिसिन कॉस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ हेल्थ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। सो आई सजेस्ट ऑन अ सेफर साइड आप 10 लाख तक का इंश्योरेंस करवाइए। और आते हैं हम अपने चौथे पार्ट में, इन्वेस्टमेंट्स। आप अगर कुछ भी पैसा बचा रहे हैं तो उसे आप कहाँ लगाएं जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट भी हो और आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं हो वैल्यूएशन का। तो इसमें एक रूल है, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप 30 रुपए आपने जो भी बचाए हैं, 30%, समझो आपने 1 लाख रुपए बचाया है, 30% मतलब 30,000 रुपए आपके फिक्स इनकम में जाना चाहिए। जैसे कि आपकी एफडीज हो गई या कॉर्पोरेट एफडीज हैं या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और 70 आप इक्विटीज में लगा सकते हो। मगर आप वही इक्विटी में लगाना जो आपको अगले 5 से 7 साल तक नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन होना चाहिए। अगर आपके कोई गोल्स हैं जो नियर टू 3 इयर्स, 2 इयर्स या 1 ईयर में आ रहा है, तो वो पोर्शन आप अपने पास फिक्स में डेट में रख दीजिए। जैसे कि इक्विटी में जैसे अभी रिसेंटली कोलैप्स आया है जहां 30% वैल्यूएशन इरोशन हो गया, and it will take maybe 1 year, 3 years, 5 years to recover to the normal. So you cannot wait for your goals. So आपको क्या करना है, जो भी आपका पैसा 5 years से कम में चाहिए वो आप फिक्स में रखिए और बैलेंस आप इक्विटी में रखिए। इक्विटी से क्या होता है, अगर आप देखोगे लास्ट 30 साल का, 35 साल का रिकॉर्ड सेंसेक्स का, ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में उसने 14 से 15% तक दिया है। अगर आप कम से कम 12% तक तो आप ले ही सकते हो, जैसे जैसे हमारा जो इकोनॉमी है फास्टेस्ट ग्रोइंग है। सो यू कैन एक्सपेक्ट 12% तक आपको मिल सकता है। विच इससे क्या होगा, जो हमारा महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट जिसे बोलते हैं, वो आपका 6% या 8% मैक्सिमम है एज पर आरबीआई। सो आपका जो बैलेंस है 12 माइनस 8, आप 4% अर्न कर रहे हो, जिसे हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं। इससे आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगा। सो इन शॉर्ट, आप जो भी पैसा बचा रहे हैं 30% आप डेट में डालिए, फिक्स इनकम में डालिए, एफडी में डालिए, और 70% आप इक्विटी में डाल सकते हैं, जिससे आपका वेल्थ ग्रो होगा। बट इक्विटी में वही डालिए जो आपको 5 से 7 साल के बाद चाहिए। और इसमें आप एक और डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, आप 10% ट्राई कर सकते हो कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन गोल्ड ETF ला रही है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और गवर्नमेंट के भी प्लान्स है, गवर्नमेंट गोल्ड ETFs, यू कैन चेक, 6-6 महीने सालाना आते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इक्विटी का आप अगर पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा आप डायरेक्ट स्टॉक्स में मत ट्राई कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो कंपनी कैसे चल रही है, उसके फाइनेंशियल्स आप रीड कर पाते हो, उसकी रेटिंग्स रिपोर्ट्स हैं, उनके टेक्निकल एनालिसिस हैं, उनकी न्यूज़ आती रहती है। आप हर न्यूज़ पे आप अपने स्टॉक्स को सेल या बाय नहीं कर पाओगे। इसके लिए बेस्ट है, अगर आप डेली नहीं देख पा रहे हो स्टॉक्स को, आप ट्रेडिंग रूम में नहीं बैठे हो, आप अपना जॉब भी कर रहे हो, आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो, और आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं, सो इसके लिए बेस्ट मेथड है इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। अब मुझे बहुत जन बोलते हैं म्यूचुअल फंड रिस्की है। यस, रिस्क है, बट वो शॉर्ट टर्म है। अगर आप 5 to 7 ईयर्स तक देखेंगे तो उसमें रिस्क नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सो वो एक रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे हर एक चीज का रेगुलेशन बनाया हुआ है। तो आप बेफिक्र आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें रिस्क है, बट जस्ट इक्विटी का रिस्क है, वो वॉलेटिलिटी वाला रिस्क है, बट ओवर लॉन्ग टर्म आप 12 से 15% कमा सकते हो।
अब म्यूचुअल फंड्स में भी आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। लार्ज कैप मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे बिरला है, जैसे डीमार्ट है, जैसे एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, जो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, लाइक बिग बैंक्स टू फेल लाइक दैट। उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो अप स्लो होंगी, बट वो बहुत वेल स्टैब्लिश है, उनके प्रोसेसेस बहुत वेल स्टैब्लिश है। उससे क्या होगा, आपका मनी सडनली गायब नहीं होगा, वो लेस रिस्की है बट उनके रिटर्न्स भी कम, तो वहाँ आप 12 से 14% ले सकते हो। और दूसरा होता है मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आप बिगनर हैं तो मैं बोलूंगा प्लीज उसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर शेयर मार्केट आप देखोगे सेंसेक्स 30% कोलैप्स हुआ है, अगर आप स्मॉल कैप देखोगे वो 70% तक गया है नीचे। तो प्लीज ट्राई टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप। अब आपको कौन सा फंड हाउस में इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप में जाइए, अगर आपके पास कोई भी ऐप है, मनी कंट्रोल है, ईटी मनी है, या आप स्टॉक है, या ग्रो ऐप, उन ऐप्स में आप देख सकते हो जो भी लार्ज कैप के फंड्स हैं जो 4 रेटेड और 5 रेटेड हो, इन तीनों चारों वेबसाइट पे आप ट्राई कीजिए कि इनकी रेटिंग्स क्या है, इन स्टॉक्स ने कौन से कंपनीज में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। आपको अगर उनके कॉन्फिडेंस है तो आप स्लोली स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें 2 वेज हैं, आप एसआईपी भी कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हो, आप लमसम के थ्रू भी जा सकते हो। मगर मैं बोलूँगा बिकॉज इतना वॉलेटिलिटी है और अभी पूरा अनसर्टेनिटी है, मैं बोलूँगा एसआईपी मत से चाहिए। इससे आपका डिसिप्लिन भी रहेगा और इससे आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ भी क्रिएट, और जब भी डाउन टर्न आएगा आपको एसआईपी थ्रू ज्यादा फायदा होगा। ये चारों टिप्स अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लान में डालते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं जितना जल्द से जल्द पॉसिबल हो, उससे आप अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं और आप अपने टेंशन फ्री रिटायरमेंट प्लान भी बना सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।